जी श्योर श्योर। जी। अच्छा, एक तो हमारा अभी तक जो हमने लीनियर इंटीजर वगैरह प्रोग्रामिंग पढ़ी है या ट्रांसपोर्टेशन है, इनके अपने एक स्पेशल एल्गोरिदम्स अवेलेबल है, ठीक है ना? जी जी जो हमने अभी तक पढ़े हैं। बट जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, इसकी बहुत एप्लीकेशन है। जो अच्छी चीज है वो ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को डायनामिक प्रोग्रामिंग के जरिए सॉल्व कर सकते हो, अच्छा ठीक है? जी। मतलब जो मेनली जितने भी मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन सॉल्व विद डायनामिक प्रोग्रामिंग। बट द प्रॉब्लम इज डायनामिक प्रोग्रामिंग में कि इसका कोई एक या कोई दो या तीन मेथड नहीं है, कोई एल्गोरिदम्स नहीं है, ठीक है? अच्छा जी। अब जेनेरिकली होता क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जो है वो चल रही होती है, ठीक है? अच्छा लेकिन जो इसके अंदर हम करते क्या है, बेसिकली हम जो है वो एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि हम रिकर्सिव रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं। रिकर्सिव रिलेशनशिप मीन कि हम एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और उसी रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर हम जो है वो सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, अच्छा। ठीक है जी? ओके, अब सही। बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग है क्या? सो ये बेसिकली 1950s में ये बेलमैन ने डेवलप किया था। ओके, द आइडिया बिहाइंड द डायनामिक प्रोग्रामिंग इज कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम इंटायर प्रॉब्लम को एक ही वक्त में सॉल्व करें, हम अपने प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? सही। सो द नंबर वन पार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द स्टेजेस, कि आपने अपने प्रॉब्लम को जो है वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइड करना है। ओके, अब जब हमने स्टेजेस के अंदर डिवाइड करना है तो हर स्टेज के अंदर जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, सो ईच सिंगल स्टेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक होगी इनपुट स्टेट। मीन सिंपल आप कह लें कि उस स्टेज की जो स्टेट्स है ना, वो हमारी होंगी। अब ये स्टेट से क्या मुराद है? स्टेट्स को आप कह सकते हो कि बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से अवेलेबल है, या चॉइसेस कौन कौन सी अवेलेबल है, ठीक है? अच्छा। चॉइसेस से मुराद मसलन ये है कि आइदर क्या मैं इस वक्त इस चॉइस के ऊपर मौजूद हूँ, या इस चॉइस के ऊपर मौजूद हूँ, या इस चॉइस के ऊपर। सो बेटर वर्ड इसलिए इसको स्टेट कहा जाता है कि वेदर आई एम राइट नाउ एट स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3, जी जी ठीक है जी जी? जी। ओके, देन हम क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन मीन बाय प्रेजेंटिंग ऑन दैट स्टेट, उस स्टेट के ऊपर प्रेजेंट होते हुए वी हैव टू टेक सम डिसीजन, ठीक है जी? सो अब जी स्टेट के ऊपर रहते हुए हम डिसीजन करते हैं, और ऑब्वियसली जब हम कोई डिसीजन करते हैं सो वी विल गेट सम रिटर्न, ठीक है? अब वो रिटर्न कुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, कुड बी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट है, कुड बी शॉर्टेस्ट रूट है, व्हाटएवर जो भी आपके पास रिटर्न है, सो वो हम हासिल करते हैं, ठीक है? जिसकी बेसिस के ऊपर कहते हैं कि जी ये बेस्ट डिसीजन है, अच्छा जी। ठीक है जी? ओके, सो वंस के हम उस स्टेज का डिसीजन कर लेते हैं, सो वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द आउटपुट स्टेट, ठीक है? सो वो अच्छा। जो बेसिकली जब हम उस स्टेट से डिसीजन करते हुए नेक्स्ट स्टेट में मूव करते हैं, सो बेसिकली हम नेक्स्ट स्टेज की इनपुट वो बना रहे होते हैं, ओके? सो हम क्या सही। करते हैं कि इसी प्रॉब्लम को हम एलेबोरेट करें इनटू मल्टी स्टेज में, ठीक है? अच्छा जी। So we have stage n, we have stage n minus one and so on up to stage two, stage one. अगर हम देखें हम स्टेज n पे हैं, so we are at state n, ठीक है? स्टेज n की स्टेट n के ऊपर है, क्योंकि ईच स्टेज के ऊपर मल्टीपल स्टेट्स होंगी। स्टेट n, स्टेट n minus one, n minus two and so on. So every stage has a multiple states. So right now we are at this state. So we are taking some decision, we are getting some return function, and then we are moving to the next state, ठीक है? मीन हम नेक्स्ट सही। स्टेज की इनपुट स्टेट के अंदर चले जाते हैं। सो दैट्स वाई जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली एक स्टेज का जो डिसीजन लिया होता है,
वो सब सीक्वेंट स्टेजेस की डिसीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। मसल मैंने जो यहाँ पे डिसीजन लिया, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन हम आगे डिसीजन मेकिंग करेंगे। सो एक स्टेज का डिसीजन दूसरी स्टेज के डिसीजन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है। क्लियर? ओके जी जी बिल्कुल ठीक। ओके, सो दैट्स वाई जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है इसको हम मल्टी स्टेज ऑप्टिमाइजेशन या फिर रिकर्सिव ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। रिकर्सिव इसी वजह से क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप डेवलप किया होता है, तो उस रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर ही आप आगे से आगे मूव करते चले जाते हो, राइट? ठीक है। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम जरा इसके थोड़ी मैथमेटिकल नोटेशन की तरफ आते हैं। सो यहाँ पे हमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज नजर आई वो चार इम्पोर्टेंट चीजें नजर आई डायनामिक में। वन इज स्टेज, another is state because every stage has many different states, ठीक है? Then by by presenting on that particular state we have to take some decision, ठीक है? So based on that decision we will get some return function, it could be maximization or minimization whatever जो भी है, ठीक है? जी ओके, और देन फिर हम मूव कर रहे होंगे नेक्स्ट स्टेट की तरफ। सो अब इसकी, ठीक है जी, अब उसकी मैथमेटिकल नोटेशन क्या है? सो यहाँ पे हम एग्जांपल कह रहे हैं कि लेट्स से कि हमने अपने प्रॉब्लम को n स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर दी है, ठीक है जी, और वो n की n जो स्टेजेस हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली दे विल डिपेंड, द डिसीजन एट स्टेज n विल affects the decision at n-1 and so on। n-1 से क्या मतलब, अगर हम n को 1 ले लेंगे तो वो फिर 0 हो जाएगी? नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग में अभी मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप बैकवर्ड भी चल सकते हो और फॉरवर्ड भी चल सकते हो, ठीक है? सो बैकवर्ड अगर चलोगे तो अगर हम है कि हम स्टेट n पे हैं तो इट मीन मैं फिर n-1 पे जाऊंगा, फिर मैं n-2 पे जाऊंगा एंड सो ऑन। फॉरवर्ड है तो पहले मैं स्टेट 1 पे हूं तो फिर मैं 2 पे जाऊंगा, फिर 3 पे जाऊंगा एंड सो ऑन। सो यू कैन डू फॉरवर्ड रिकर्सिव और द बैकवर्ड रिकर्सिव, लेकिन जनरली ज्यादातर जब भी डायनामिक प्रोग्रामिंग का नाम लिया जाता है people are try to use the backward recursive approach, ज्यादातर backward recursive approach यूज की जाती है, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके। सो जैसे हमने कहा कि हर स्टेज के ऊपर आपके पास फिर डिफरेंट स्टेट्स हैं। सो स्टेट फॉर स्टेज n उसको हमने SN से रिप्रेजेंट कर दिया। सो अगर मैं स्टेज n के ऊपर हूं तो मेरे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं, ओके? ठीक। एंड देन फिर हम क्या करते हैं कि हर स्टेट के अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं जिसको हमने XN से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? ठीक है, ओके। सो बेस्ड ऑन दैट डिसीजन ऑब्वियसली वी आर गेटिंग सम फंक्शन, ओके? ओके, अब हमारे पास क्या है कि जो सिस्टम हो सकता है वो आपका डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, या प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम भी हो सकता है। सो दैट इंडिकेट्स कि आपके पास जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो डिटर्मिनिस्टिक डायनामिक प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, वो प्रोबेबिलिस्टिक भी हो सकती है, ठीक है? अच्छा ठीक है। सो डिटर्मिनिस्टिक दैट मीन देयर विल बी नो प्रोबेबिलिटीज, और प्रोबेबिलिस्टिक दैट मीन देयर विल बी द प्रोबेबिलिटीज जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। क्लियर? जी। ओके, सो द बेसिक प्रिंसिपल ये आप कह लें कि द बेसिक आइडिया ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग इज डिवाइड एंड कंकर, ठीक है? कि आपने पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने से क्या मुराद है, मीन अगर हमारे पास जो ओवरऑल प्रॉब्लम है हम उनको n स्टेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे और देन फिर हम उसको वन बाय वन करते हुए सॉल्व करते चले जाएंगे। सो दैट्स व्हाई डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, डिवाइड एंड कंकर, ठीक है? सो कुछ लोग क्या कहते हैं कि इट कुड बी बेटर टू से डिवाइड, कंकर एंड देन कंबाइन, ठीक है? अच्छा ठीक, क्योंकि आप उनको फिर ओवरऑल कर देते हो। ओके, सो यूजुअली जो हम सॉल्यूशन करने के लिए अप्रोच अडॉप्ट करते हैं दैट इज द बॉटम अप कंप्यूटेशन। बॉटम अप कंप्यूटेशन मीन जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच, ठीक है? मीन आप यूजुअली क्या करते हो, यू आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एंडिंग स्टेज, ठीक है, और देन एंड से फिर आप स्टार्टिंग की तरफ मूव कर रहे होते हो,
सही। जबकि फॉरवर्ड रिकर्सिव में हम क्या करेंगे, यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टेज एंड देन यू मूव टुवर्ड्स द एंड स्टेज। बट जनरली जैसे मैंने को बताया, ज्यादातर डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच ही हमें देखने को नजर आएगी। ठीक है, ठीक। ओके। सो ये भी हमने बात किया कि डायनामिक प्रोग्रामिंग डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकती है और वो प्रोबेबिलिस्टिक भी हो सकती है। डिटर्मिनिस्टिक है, सो वी हैव जस्ट सिंपल यूटिलाइजेशन फंक्शन, अदरवाइज we have to multiply with some probability of k। ठीक है, ठीक। okay, so this one is important कि हम क्या है, इसको कहते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, कि हम जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे एट एवरी स्टेज। ठीक है, सो हमने जो है वो जो सॉल्यूशन कहना है ऑप्टिमम, वो किस बेसिस पे कहना है, वो कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी ये होगा कि गिवन एट अ करंट स्टेट, मीन जिस स्टेट के ऊपर आप इस वक्त मौजूद हो। ठीक है जी, जी। जो ऑप्टिमम पॉलिसी का जो डिसीजन है द रिमेनिंग स्टेज जो है वो इससे जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, मीन given the current state of the system, the optimum policy, or you can say the sequence of decision for the remaining stage is independent of the policy adopted in the previous stage। मतलब इसका ये है कि इस वक्त आप जिस स्टेट के ऊपर हो, ठीक है, नो मैटर कि आप उस स्टेट के ऊपर कैसे आए हो, ठीक है, बट आप उस स्टेट के ऊपर आ गए, आपने वो डिसीजन मेकिंग करते हुए स्टेज के ऊपर आ गए हो, और उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर या स्टेज के ऊपर जो है जो पहुंचे हो आप, वो जैसे मर्जी आप पहुंचे हो, वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लेकिन हम अभी पीछे तो कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट नहीं है कि नहीं, मीन ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ओके आप जो स्टेट n+1 पे आए हो वो आप इसी पर्टिकुलर स्टेट से आए हो। इसका मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज डिसीजन करते हुए आते हो, और जो आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचे हो वो आप प्रीवियस स्टेज के ऊपर मौजूद इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर पहुंचे हो। आपको वो सारी की सारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं इसको दोबारा ये मजीद क्लियर कर देता हूँ विद दिस सेकंड पॉइंट। वो कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप हो स्टेट SI के ऊपर, ठीक है, एट अ स्टेज I, मतलब स्टेट SI है और स्टेज आप I के ऊपर हो, so one most proceed optimality till the last stage would be irrespective how you arrived at a particular state SI। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो आप स्टेट SI पे पहुंचे हो, इसका इररिस्पेक्टिव है कि आप इस स्टेट के ऊपर कैसे पहुंचे हो, ये जस्ट और जस्ट डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रीवियस स्टेज के ऊपर। अच्छा सही, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज। अच्छा, मतलब हम अभी स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स और प्रीवियस स्टेट से इंडिपेंडेंट है। प्रीवियस, बिल्कुल प्रीवियस स्टेट के ऊपर, लाइक ओनली प्रीवियस स्टेट के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, ओनली प्रीवियस स्टेट के ऊपर जो है वो आप डिपेंड कर रहे हो। आपको वो सारी की सारी जो है वो प्रीवियस जो स्टेजेस से आप गुजर के आए हो उसकी इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है अपने पास। ठीक है, मतलब प्रीवियस स्टेजेस की इन्फो रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओनली आपको सिर्फ जो प्रीवियस एक स्टेज है उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल है, उसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो डिसीजन करते हो। ठीक है, तमाम की तमाम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, सो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि इट कंटेन्स अ मार्कोवियन प्रॉपर्टी। सो बेसिकली जो मार्कोव चेन या मार्कोवियन प्रॉपर्टी का मतलब है, जो मार्कोव चेन का भी यही कॉन्सेप्ट है। जब हम जनरल, लेट से मैं इसको लिंक अप करता हूँ, जब हम जनरल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें सारे का सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चाहिए होता है टू कंप्यूट आउट द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जबकि मार्कोव चेन के अंदर हम क्या करते हैं, या मार्कोवियन प्रॉपर्टी के अंदर क्या करते हैं कि हमें सारे का सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर करंट स्टेट वी विल डिसाइड अबाउट द फ्यूचर स्टेट।
ठीक है। ठीक है। सो इस स्टेट की बेसिस के ऊपर हम फ्यूचर स्टेट को जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे। सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी इसी की बेस के ऊपर लाई करता है मार्कोवियन प्रॉपर्टी पे। जस्ट अबाउट जो उसकी इमीडिएट मतलब जो प्रीवियस स्टेज होती है उसकी बेसिस पर हम जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टेज या स्टेट दोनों? स्टेज स्टेट तो Stage. बेसिकली जी। जनरली क्या किया जाता है, हम टर्म जो ज्यादातर यूज करते हैं वो स्टेट यूज करते हैं, STATE। द रीजन इज कि हम पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर है, एवरी स्टेज वी हैव द मल्टीपल स्टेट्स। स्टेट्स, राइट। ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से द करंट स्टेट, STATE। अच्छा ठीक। क्लियर हो गया पॉइंट? जी जी। ओके। सो अब बेसिकली जब हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व करना है तो हमने सॉल्व क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वी हैव टू डेवलप सम रिकर्सिव रिलेशनशिप। ओके। सो रिकर्सिव रिलेशनशिप हम कैसे बनाएंगे? बेस्ड ऑन द ऑप्टिमम डिसीजन टेकन एट स्टेज n। ठीक है, कि हमने ऑप्टिमम डिसीजन लेना है एट स्टेज n गिवन वी हैव द ऑप्टिमम डिसीजन एट स्टेज n+1। ठीक है। देखिए स्टेज, अब ये बैकवर्ड अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं कि मेरे पास स्टेज n+1 का डिसीजन मौजूद है ऑप्टिमम, उसकी बेसिस के ऊपर मुझे डिटरमिन करना है कि स्टेज n का मेरा ऑप्टिमम डिसीजन क्या होगा। ठीक, बिल्कुल सही। ओके। सो ऑब्वियसली वो डिसीजन किसकी बेसिस के ऊपर हम कर रहे होंगे? बेस्ड ऑन द डिसीजन वेरिएबल, कि हम स्टेट Sn पे ऊपर है और हमने इस स्टेट के ऊपर xn डिसीजन लिए एंड वी गॉट द रिटर्न दिस वन। ठीक है। जो वैल्यू फंक्शन है जिसको हम f स्टार से देन रिप्रेजेंट कर देंगे उस ऑप्टिमम डिसीजन को। ठीक है जी। ओके। एंड देन वी विल डेवलप सम बट काइंड ऑफ रिकर्सिव रिलेशनशिप। अब ये रिकर्सिव रिलेशनशिप प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जो है वो वेरी कर रहा होगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और हम उसी रिकर्सिव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली मूव कर रहे होंगे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है जी। ठीक। ओके। ये xn इस केस में आउटपुट फंक्शन था अवेलेबल। बिल्कुल, xn जो है वो आपका डिसीजन है, ऑप्टिमम डिसीजन xn स्टार। ठीक है। अच्छा। Sn जो है वो आपका स्टेट है कि इस स्टेट के ऊपर आपने क्या डिसीजन किया, और Fn फंक्शन ऑफ Sn xn मीन कि बेसिकली वो इन दो के ऊपर डिपेंड करता है एंड यू आर गेटिंग द ऑप्टिमम वैल्यू। कि एट एवरी स्टेट Sn what are the possible decisions you have and then you selected the optimum one, और उसको आपने जो है वो उस वैल्यू को असाइन कर दिया और उसको बेस्ड ऑन द योर ऑब्जेक्टिव यू हैव पिक द बेस्ट वन। ठीक है। ओके। देन हमारे पास कुछ क्या होगा, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम बाउंड्री कंडीशन हो रही होगी। सो ये बाउंड्री कंडीशन क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल। ओके, जब हम ये फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। Okay, and then we will have some optimum objective value. Clear? ठीक। Okay. अब डायनामिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए जनरली दो अप्रोचेस अडॉप्ट की जाती हैं। वन इज द मैथमेटिकल वे में, ठीक है, द अनदर इज टैबुलर वे में। ठीक है। अब जो जनरली ये कहा जाता है कि अगर आप डिटर्मिनिस्टिक डायनामिक प्रोग्रामिंग को डील कर रहे हो और आपके वेरिएबल्स जो है वो डिस्क्रीट नंबर्स रखते हैं, ठीक है, तो देन आप टैबुलर अप्रोच अडॉप्ट करो। और अगर आप जो है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को डील कर रहे हो तो देन आप मैथमेटिकली उसको मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप करते हुए उसको सॉल्व करो। क्लियर? बट इधर मुझे सॉरी जी कंप्लीट करें। जी बोले कुछ मैं कहता मुझे ये मैथमेटिकल इधर नोटेशंस की कोई क्लियर समझ नहीं आ रही थी, शायद एग्जांपल करेंगे तो उधर समझ आ जाइए। नहीं, अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछो। मैं अब हाँ ये FN SN XN मेरे ख्याल में मुझे वो एब्रिविएशंस इनकी नहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे N जो है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द स्टेज। ठीक है। FN मीन
function at stage n. ठीक Okay, जी whenever we are saying the function, that means that we are getting the output from ठीक that जी stage. ठीक है, s representing the state. अच्छा जी ठीक है, n means stage, so that mean क्योंकि we have the multiple states at every stage, so sn is indicating state at stage n. जी जी ठीक ठीक है, और xn is representing the decision we took at stage n. अच्छा जी ठीक है ठीक है जी, एट स्टेज एंड ठीक हो गया जी बिल्कुल. ठीक है Okay, so this is basically the whole thing is representing the value function, or you can say the output function or the return function. ठीक ठीक है, सो जिसकी बेसिस के ऊपर आपने बेसिकली बेस्ट डिसीजन कर रहे हो. ठीक है, ओके, अब ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्वियसली इसको हमने स्टार से इंडिकेट किया. मीन, स्टार मीन कि जो ऑप्टिमम हमारे लिए होगा अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया, उसको हम कहेंगे दैट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर अस एट पर्टिकुलर स्टेट ऑन स्टेज एन. ठीक जी ठीक है, कि इस स्टेट के ऊपर मौजूद होते हुए based on stage n, what is the best decision for us available. ठीक जी बिल्कुल ओके, और ये और ये जो है जी जो रिकर्सिव रिलेशनशिप है, ये ऑब्वियसली जो है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो मेरा यहाँ पे लिखने का मकसद है वो क्या है, हम कह रहे हैं कि द ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, इज इक्वल टू होगा किसकी बेसिस के ऊपर, द ऑप्टिमम डिसीजंस वी टुक एट डिफरेंट स्टेट्स. जी ठीक है, ठीक सो हमने ऑप्टिमम डिसीजंस लिए हैं. डिसीजन क्या है, xn, और वो xn किसका एलिमेंट है, dn मींस डिसीजन वी टुक एट डिफरेंट स्टेट्स. ठीक ठीक है, सो ऑल द ऑप्टिमम डिसीजंस वी टुक एट डिफरेंट स्टेजेस. ठीक है, जो कि ये ऑप्टिमम डिसीजंस किसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं, दे आर द फंक्शन ऑफ स्टेट स्टेट्स, decision जी variables, and the optimum value. Optimum value mean the previous optimum value. ठीक ठीक है, इस केस में लाइक बिल्कुल बिल्कुल लाइक इस केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि अगर मैं इस वक्त हूं एट स्टेज एन के ऊपर. जी जी ठीक है, और स्टेज एन के ऊपर मेरे पास ऑप्टिमम डिसीजन ऑलरेडी अवेलेबल है. कौन सी स्टेज का, n+1 स्टेज का मेरे पास ऑलरेडी डिसीजन अवेलेबल है. जी जी ठीक है, और अब मैंने डिसीजन करना है एट स्टेज एन के ऊपर. तो स्टेज एन के ऊपर जो डिसीजन मुझे करना है, उसके लिए मेरे पास जो डिफरेंट स्टेट्स अवेलेबल है वो मैंने एस एन से रिप्रेजेंट कर दी है. जी और डिसीजन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो मैंने एक्स एन से रिप्रेजेंट कर दी है, और मुझे इनमें से बेस्ट वैल्यू को चूज करना है. ठीक है, सही सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस, ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल है, आई हैव टू डिटरमिन द ऑप्टिमम वैल्यू एट स्टेज एन. ठीक हो गई बिल्कुल क्लियर हो गया. जी ओके, सो हम बात कर रहे थे कि आप जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग को दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो. आइदर यू कैन डू इट विद टेबुलर फॉर्म, और आइदर यू कैन डू इट विद मैथमेटिकल फॉर्म. ओके, जनरली जो रिकमेंडेड किया जाता है वो ये किया जाता है कि अगर आपकी वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो डिस्क्रीट है, सो गो विद टेबुलर फॉर्म. बट अगर आपका जो वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूस है, तो हम उसका टेबुलर फॉर्म बनाना जरा टफ होता है, तो फिर हम उसको मैथमेटिकली चलते हैं. लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि क्योंकि टेबुलर फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और स्पेस कंज्यूमिंग होता है, तो समटाइम्स आप जो है वो डिस्क्रीट को भी मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो. सो द पॉइंट इज व्हाटएवर द अप्रोच यू अडॉप्ट, so you can use either mathematical approach or either you can use a tabular approach. But continuous variable में होगा क्या कि आपको you have to have mathematical approach. उसमें आप tabular form नहीं adopt कर सकते. ठीक है, ठीक जी ओके, सो वो जब हम उसको करेंगे तो वो आपसे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा. ओके, सो जैसे अभी हम प्रीवियसली कह रहे थे, सो वी हैव द टू काइंड ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग. वन इज डिटर्मिनिस्टिक, ओके,
like same वही चीजें, stage, we have states, we have the value function. Okay, if we are at a state S1, so that mean अगर मैं backwardly चल रहा हूँ तो मेरे पास optimum decision available है at state S2 का, और उसकी बेसिस के ऊपर, डिसीजन की बेसिस के ऊपर मौजूद होते हुए मैं S1 का फिर डिसीजन कर रहा हूँ. ठीक है, राइट. और जबकि प्रोबेबिलिस्टिक में हमारे पास जो है वो सिंपल फंक्शन ही होगा बट विद सम प्रोबेबिलिटी, फंक्शन विद सम प्रोबेबिलिटी होगा. लेकिन मैं देख रहा था कि आपके प्रोफेसर ने ये स्लाइड में मेंशन किया हुआ था कि वो सिर्फ डिटरमिनिस्टिक डायनामिक को डिस्कस करेंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक आध एग्जांपल प्रोबेबिलिस्टिक की भी करवा दूं. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल. ये मैंने उन्हीं की एग्जांपल जो है वो पिक की है. सो हम बेसिकली शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं, जिसको स्टेज कोच प्रॉब्लम भी कहते हैं. ओके, स्टेज कोच प्रॉब्लम या शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और मैं इसी प्रॉब्लम के ऊपर दोनों अप्रोच अडॉप्ट करूंगा, फॉरवर्ड अप्रोच भी और बैकवर्ड भी, ताकि दोनों क्लियर हो जाए. बट रिमेंबर दैट जनरली डायनामिक में हम बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच अडॉप्ट कर रहे होते हैं. बट लेट्स डिस्कस विद फर्स्ट फॉरवर्ड अप्रोच एंड देन बैकवर्ड अप्रोच. ओके, सो प्रॉब्लम क्या है शॉर्टेस्ट रूट का, कि मैं अगर इस वक्त सपोज स्टेज हूँ, इसकी टोटल स्टेजेस कितनी बनेगी? स्टेज 1, 7. ओह नहीं, सॉरी जी जी. नो नो नो, इसकी टोटल 4 स्टेजेस बनेगी. दिस इज स्टेज नंबर 1. ठीक है, दिस इज स्टेज नंबर 2. ठीक है, बाकी मुझे आपका माउस नहीं नजर आ रहा, कर्सर आप मूव कर रहे हैं उसको? जी 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 बिल्कुल. मैं अब आ रहा नजर आ रहा है, लेकिन बस स्टिल ही मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ स्टेज का जो आप. जी जी जी. मैं आपको अब वैसे बोल देता हूँ. लाइक स्टेज 1 पे वी हैव ओनली नोड 1. जी. ठीक है, स्टेज 2 पे वी हैव नोड 2, वी हैव नोड 3, नोड 4. सो दिस इज स्टेज 2. जबकि स्टेज 3 के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी नोड्स है? 5 and 6. जबकि स्टेज 4 पे वी हैव 7. ठीक है, सो फॉरवर्ड रिकर्सिव अप्रोच क्या होगा कि वी विल अज्यूम वी आर राइट नो एट स्टेज 1. ठीक है, और मेरे इस स्टेज के ऊपर स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? दैट मीन नोड 1, S1. जी. जबकि स्टेज 2 पे मेरे स्टेट वेरिएबल्स क्या होंगे? नोड 2, नोड 3, नोड 4. और जबकि स्टेज 3 पे मेरे स्टेट्स नोड क्या होंगी? S5, S6. और स्टेज 4 पे मेरे स्टेट वेरिएबल होंगे S7 एंड सो ऑन. ठीक है. ओके, सो वी हैव डिफरेंट डिस्टेंसेस हमें उसने दिए हुए हैं फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2. यू कैन से फ्रॉम सिटी 1 टू सिटी 2 हमारे पास उसने डिस्टेंसेस गिवन है. क्लियर? ठीक. ओके, सो अब हमने मूव क्या करना है कि हमने बेसिकली शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट करना है फ्रॉम नोड 1 टू नोड 7. ठीक है जी. ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले जी फॉरवर्ड अप्रोच अप्लाई कर रहा हूँ. बट फॉरवर्ड अप्रोच अप्लाई करने से पहले हमने जो डायनामिक प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ये याद रखिएगा कि जब भी आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्व करनी है तो आपने इन 4 एलिमेंट्स का सबसे पहले जो है वो डिटरमिन करना है. दैट इज व्हाट आर द स्टेज ऑफ योर प्रॉब्लम, कि आप उसको स्टेज को कैसे डिफाइन करते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम. व्हाट आर द स्टेट, what are the decision variable, and what are the criteria of effectiveness. Stage mean basically the position, or you can say the place of the decision making. ठीक है, कि राइट नाउ मैं इस वक्त कौन सी स्टेज पे हूँ. ओके, और उस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर मेरे पास कौन कौन से स्टेट वेरिएबल्स हैं, इन स्टेट्स कौन कौन सी हैं. ठीक. सो स्टेट बेसिकली इंडिकेट कर रही होगी the person that was, according to this example, the person that is presently available at a particular city. Like at stage 2, it might be possible the person is present at stage 2. It might be possible the person is present at stage 3, or it might be possible the person is present at stage 4. Okay, so then
डिसीजन हमारा क्या होगा, दैट इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा। मीन अगर मैं नोड 2 पे हूं तो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। अगर मैं नोड 3 पे हूं तो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, एंड सो ऑन। क्लियर? मतलब स्टेजेस कौन सी होंगी अगली? नहीं नहीं नहीं, मीन के मैं अगर इस स्टेट के ऊपर हूं तो मेरे लिए बेस्ट डिसीजन कौन सा होगा, मैं 2 से 5 पे जाऊं या 2 से 6 पे जाऊं। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है जी, ओके। एंड जो हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिवनेस है, दैट इज बेसिकली मीन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो वी वांट टू मिनिमाइज द टोटल डिस्टेंस। ठीक। ओके, सो लेट्स डू द एग्जांपल। अब हमारे पास क्या है कि हमने उस प्रॉब्लम को जो है वो सबसे पहले क्या कह लिया कि हमने जो डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज है उसको मैंने CIJ से रिप्रेजेंट कर दिया। CIJ ठीक। ठीक है, और FTJ बेसिकली दैट वुड बी द शॉर्टेस्ट रूट लेंथ, मीन वो उसका आउटपुट होगा या फंक्शन उसको हम कह लें। ठीक है, द लेंथ उसकी। अच्छा जी ठीक ठीक है, हो गया। ओके। तो राइट नाउ डिस्टेंस और लेंथ में फिर क्या फर्क होगा मीन इसमें? ये बेसिकली आपके ओवरऑल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि जैसे जैसे मैं मूव करता चला जाऊंगा उस वक्त उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके टोटल आपने कितना रूट कवर कर लिया, मीन सम हम करते चले जाएंगे, उस टोटल वैल्यू को हमने इंडिकेट करना है। जबकि CIJ तो जस्ट बिटवीन टू सिटीज रिप्रेजेंट कर रहा होगा, FTJ रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि जब मैं एट सिटी जे हूं तो टोटल मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है कि मैं मुझे नोटेशन में जो कंफ्यूजन थी, अब मुझे आई होप कि अभी इधर क्लियर हो जाएगी वैल्यूज के साथ। जी 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 जी, ये मैं मजीद क्लियर भी कर देता हूँ। CIJ मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी I टू सिटी J, मीन फ्रॉम सिटी I1 टू सिटी 2, सिटी 1 टू सिटी 3, सिटी 3 टू सिटी 5, दैट इज CIJ। ठीक। ठीक है, जबकि FTJ का मतलब क्या है कि इफ आई एम राइट नाउ प्रेजेंट एट स्टेट 5, ओके, जी जी मीन अगर मैं सिटी 5 के ऊपर हूं तो मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, दैट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट। ठीक ठीक। ठीक है, सो अगर मैं इस वक्त करंटली मौजूद हूं एट स्टेज 1 के ऊपर, सो दैट मीन राइट नाउ आई एम प्रेजेंट एट नोड 1, सो हाउ मच डिस्टेंस आई हैव कवर्ड, 0। 0। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू स्टेज 2। ठीक है, सो जब 1 से 2 की तरफ मैं जाऊंगा, सो अगर मैं 1 से 2 की तरफ आता हूं तो टोटल डिस्टेंस में कवर कर रहा हूं 50। 580 जी जी। ठीक है, 580 सॉरी। और जब मैं 1 से 3 पे आ रहा हूँ तो 760, और जब मैं 2 से 4 पे आ रहा हूँ तो 660। 2 से 4 ओके जी सॉरी, जी। 1 से 1 4, से 1 से 4 जी 4, जी क्योंकि ये जी। बेसिकली 2 जो है वो दैट इज इंडिकेटिंग द स्टेज 2। Stage 2 right ठीक और है, 4 is representing the node द state। नोड और यू कैन से स्टेट, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक जी। ओके, अब हम आ जाते हैं जी स्टेज 3 के ऊपर। सो स्टेज 3 के ऊपर क्या है कि द डिस्टेंस के इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेज 2 के ऊपर, मींस नोड 2 के ऊपर। ठीक है, अच्छा सो अगर मैं स्टेज 2 के ऊपर हूं तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है, दैट इज बेसिकली द बेस्ट वैल्यू एट दिस। सो इसकी वैल्यू क्या थी F22 की, दैट इज 580। जी बिल्कुल। ठीक है जी, और जो डिस्टेंस है फ्रॉम 2 to 5 दैट इज रिप्रेजेंटिंग विद C25 विच इज 610। जी बिल्कुल। ठीक है, और हमने इसको सम कर लिया, सो द टोटल डिस्टेंस इज 1190। ठीक जी। क्लियर? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम 1 to 3, मीन राइट नो आई एम एट स्टेट 3 और यू कैन से नोड 3। ठीक है, नोड 3 जी बिल्कुल बिल्कुल। और नोड 3 के ऊपर मैं हूं तो 3 से 5 जाने के लिए जो है C35 उनको सम अप कर लिया, और ठीक सिमिलरली मैंने 4 से 5 और जो अगर मैं नोड 4 पे हूं तो नोड 4 की बेस्ट वैल्यू उनको सम कर लिया। ठीक है, जी ठीक हो गया। okay, so right now I was at stage 3, okay, so the best value would be the shortest route, कि मैं अगर stage 3 के ऊपर हूं तो मेरे लिए जो बेस्ट ऑप्टिमम वैल्यू आई है
दैट इज बेसिकली 1190 के मैं टोटल इतना डिस्टेंस कवर करूंगा और टिल दिस स्टेज द बेस्ट रूट इज 125. 1 2 and 5 जी ठीक है ठीक है. ओके, नाउ आई एम मूविंग टू स्टेज 4. सो स्टेज 4 के ऊपर जब मैं आ रहा हूँ, सॉरी ये तो हमने क्या किया जी, पहले 5 के परस्पेक्टिव से किया. अब इसी तरीके से जिस तरह हमने 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से किया उसी तरीके से हमने 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है. सो इस ऊपर वाले का मतलब ये है कि नोड 5 पे पहुंचने का बेस्ट रूट क्या था, 125, जबकि नोड 6 पे पहुंचने का बेस्ट रूट क्या, दैट इज 146. ठीक है जी. ओके, नाउ आई एम एट स्टेज 4. सो दैट मीन्स either I would be available at stage 5 or either I would be available on stage 6. ठीक है जी. ओके, सो दैट मीन्स मैंने क्या कर लिया जी, मिनिमम फ्रॉम, अगर मैं 5 पे हूँ 7 पे जाना है तो डिस्टेंस कितना था, दिस इज 130 प्लस द बेस्ट वैल्यू वी गेट फॉर नोड 5 विच इज 1190. ठीक है जी, ये आ गया. इसी तरीके से 6 से 7 पे जाने का टोटल डिस्टेंस कितना है, वो प्लस द बेस्ट वैल्यू वी गेट फॉर नोड 6. सो उनको सम अप कर दिया. ठीक है. सो जो इनमें से मिनिमम है वो हमारे लिए बेस्ट है. सो द मिनिमम इज 2220. सो द रूट वुड बी, ये हम 7 कहां से आए थे, 5 पे मिनिमम जरिए. ठीक है. और 5 से हम कहां पे आए थे, बेस्ट वैल्यू क्या थी, 2, और 2 पे हम कहां से आए थे, 1. सो द रूट इज 1257 से अगर हम आएंगे सो वी विल गेट द बेस्ट और यू कैन से द शॉर्टेस्ट पाथ हमें कवर करना पड़ेगा. ये F4 of 7 मुझे याद है, मुझे जरा वो करा दें. F4 of 7 क्या इधर? बिल्कुल, F4 और 7 बेसिकली दैट इज अ वैल्यू फंक्शन और यू कैन से द शॉर्टेस्ट रूट वैल्यू है, जहां पे 4 जो है वो स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और 7 स्टेट को रिप्रेजेंट. ठीक है जी. जी बिल्कुल ठीक है. ओके, अब हम इसी शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम को लेंगे. एग्जांपल डिफरेंट है बट प्रॉब्लम यही है, शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम. बट अब हम टैबुलर मेथड यूज कर रहे हैं. ये तो मैंने एक मैथमेटिकल अप्रोच अडॉप्ट कर ली, तो अब हम टैबुलर मेथड अडॉप्ट करेंगे. ओके, बिफोर दैट ये जस्ट जो फॉरवर्ड रिकर्सिव अप्रोच है उसके एक जनरल फॉर्मुलेशन रिप्रेजेंट की गई है. ठीक है. ओके, जनरल फॉर्मुलेशन से क्या मुराद है कि राइट नो दिस एफ के एस के का मतलब क्या है कि आई एम एट स्टेज के ऑफ, और उस स्टेज के की जो है एस के दैट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, और एफ के बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेज. So your objective could be the maximization or your objective could be the minimization. Okay. Okay. और ये आपका ऑब्जेक्टिव किसकी बेसिस के ऊपर होगा, बेस्ड ऑन योर डिसीजन वेरिएबल्स. ठीक है. ओके, आपने जो डिसाइड करना होगा दैट इज जी के एस के एस के, मीन आप एस के ऊपर हो, द बेस्ट डिसीजन, व्हाट वुड बी योर बेस्ट डिसीजन, वो आपने डिसाइड करना है गिवन दैट you have the previous stage information. अच्छा, ये x के इधर क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, मीन आपकी प्रीवियस स्टेज के ऊपर आपका ऑप्टिमम वैल्यू क्या आई थी. राइट. ठीक है. जैसे अभी शॉर्टेस्ट रूट के अंदर हम क्या कर रहे थे कि जो प्रीवियस स्टेज की बेस्ट ऑप्टिमम वैल्यू होती थी उसको हम जमा कर रहे थे किसके अंदर, जो आपकी उस पर्टिकुलर स्टेट का डिस्टेंस होता था उसमें. ठीक है ना. हम यही काम कर रहे थे ना. जैसे ये नीचे अगर आप देखो कि एफ टी जे जो है दैट इज मिनिमम फ्रॉम एफ टी माइनस 1 आई, मीन जो प्रीवियस स्टेज की जो बेस्ट वैल्यू है उसके अंदर हम जमा कर रहे थे सी आई जे को, दैट वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज. सही जी, बिल्कुल. ठीक है. सो ये बेसिकली उसी का एक जेनेरिक जो है वो रिप्रेजेंट किया गया फॉर्मुलेशन को. ओके.
ओके अब मैं इसी शॉर्टेस्ट रूट को ले रहा हूँ। एग्जाम्पल डिफरेंट है बट अब हम टैबुलर अप्रोच को देखेंगे कि टैबुलर अप्रोच के जरिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले मेरे पास ये आर्क्स अवेलेबल है 1 1 2 1 3 और उनका डिस्टेंस गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, उसका एक नेटवर्क बना ली। ठीक है जी। अच्छा सो हाउ मेनी स्टेजेस वी हैव, सो वी हैव 5 स्टेजेस। स्टेज 1 जिसके ऊपर हमारे पास स्टेट वेरिएबल S1 है। वी हैव जी स्टेज 2 जिसमें हमारे पास स्टेट वेरिएबल की वैल्यू S2 S3 S4 है। सो वी हैव स्टेज 3 जहां पे स्टेट वेरिएबल S5 S6 S7 है। वी हैव स्टेज 4 जहां पे स्टेट वेरिएबल S8 S9 है और देन हमारे पास है S10 ठीक है। एट स्टेज 5। ओके, सो अब मैं फॉरवर्ड रिकर्सिव अप्रोच नहीं बल्कि बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच अप्लाई करूंगा। क्लियर? अच्छा जी। ठीक है, ओके। सो अब हमने बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच में हमने क्या करना है, वी विल डिसाइड कि इस वक्त करंटली मैं क्या पे हूं कि मैं स्टेज 4 के ऊपर हूं। मीन मैं आइदर स्टेट 8 पे हूं या 9 पे हूं और मुझे 10 पे जाना है। सो व्हाट वुड बी द बेस्ट डिसीजन? क्लियर? ठीक ठीक है बिल्कुल। ओके, सो राइट नाउ वी आर अगेन वही 4 एलिमेंट्स जो मैंने पीछे प्रीवियस स्लाइड में पहले शो भी किए थे। जी स्टेट स्टेट बिल्कुल। ओके, अब हम बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच कर रहे हैं। सो वी आर अज्यूमिंग कि राइट नाउ वी आर एस मीन स्टेट वेरिएबल्स कि वी आर एट नोड 8 और नोड 9। जी जी ठीक है, एंड देन हमारे पास डिसीजन एस x1 का मतलब ये है कि स्टेज 1 के ऊपर आपने मीन फर्स्ट आइटरेशन के ऊपर कौन सा डिसीजन की है। ठीक है, जी जी और आपके लिए जो ऑप्टिमम वैल्यू आ रही है, मीन ऑप्टिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, F1 स्टार S का मतलब ये होगा द मिनिमम डिस्टेंस वी ट्रेवल फ्रॉम 8 to 10। ठीक जी ठीक है जी। सो वो बेसिकली हम ये बता रहे होंगे कि कौन सी स्टेट की जो वैल्यू है वो बेस्ट है। सो इस वक्त ये है कि जाहिर बात है 8 से 10 पे अगर हमने आना है तो वो स्टेट 8 ही हमारे लिए बेस्ट है। ठीक ठीक है, क्योंकि एक ही अवेलेबल है। और बेस्ट डिसीजन क्या होगा कि आपने टोटल कितना डिसीजन डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की है। अच्छा ठीक है, ओके। सो ये पहले वाला तो एज इट इज ही बेसिकली हमने लिख दिया कि 8 से 10 पे जाना है। सो स्टेट वेरिएबल है 8। ओके, और हमारे पास जो डिसीजन है कि हमने जाना किस पे, 10 पे जाना। हेलो, जी जी सॉरी वो कॉल ड्रॉप हो गई है कि वो ओ चले एक सेकंड मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर। ये रिकॉर्डिंग तो होती रहेगी ना? नहीं, वो रिकॉर्डिंग हो रही है आई थिंक सो। रिकॉर्डिंग आई गेस होती ही रहती है। जी 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 जी। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि वी वर एट स्टेज फर्स्ट मीन 1 स्टेज टू गो एंड 1 के ऊपर थे और स्टेट वेरिएबल है 8 और 9 और उसके हमने डिसीजन वेरिएबल्स और ऑप्टिमम वैल्यूज और ऑप्टिमम डिसीजंस हमने लिखे थे। अब हम क्या करेंगे कि राइट नो इफ आई एम एट स्टेट वेरिएबल 5 6 और 7, अगर मैं जी 5 जी 6 और 7 के ऊपर हूं तो दैट मीन्स 2 स्टेज टू गो। ठीक है, मीन N2 मीन that is basically the two more stages to go। ओके, अच्छा जी जब 2 मोर स्टेजेस है तो इट मीन इस वक्त मैं किसके ऊपर हूँ, 5 6 या 7 के ऊपर हूँ। लाइक मैं हूँ या 5 पे हूँ या 6 पे हूँ या 7 पे हूँ। और जी अगर मैं नोड 5 6 7 के ऊपर हूँ तो आइदर आई कैन गो टू 8 और आइदर आई कैन गो टू 9। सो उनको मैंने क्या रख लिया, अपने डिसीजन वेरिएबल्स की ऑप्शंस में रख लिया कि आइदर फ्रॉम स्टेट 5 आइदर आई कैन गो टू 8 और आइदर आई कैन गो टू 9। ये 8 और 9 इससे प्रीवियस स्टेज है ना जी बिल्कुल बिल्कुल, उस प्रीवियस स्टेट की जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं बेसिकली कि मैं अगर इस स्टेज के ऊपर हूँ 5 6 7 के ऊपर तो मैं 8 9 पे कैसे जा सकता हूँ। 6 पे अगर मौजूद हूँ तो मैं 8 और 9 पे कैसे जा सकता हूँ। 7 पे हूँ तो मैं 8 और 9 पे कैसे जा सकता हूँ।
अच्छा, लेकिन ये तो रिकर्सिव है। अच्छा, फिर भी हम आगे जाने का भी देखें। जी 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 बिल्कुल। आप इस वक्त है ना कि बैकवर्ड रिकर्सिव है ना, तो बैकवर्ड, जी जी। आप हो कि मैं अगर 5 और 6 के ऊपर हूं, तो बेसिकली मैंने जाना तो आगे ही है ना, जी लेकिन डिसी आप ऑप्टिमम वैल्यू वो प्रीवियस की उठा के आओगे कि आप जो है वो 5 पे हो तो आपने 8 पे कैसे जाना है। ठीक है। ठीक है। सो 5 to 8 का जो डिस्टेंस था दैट इज 6, और 5 to जी 8 पे जाने के लिए अगर हम प्रीवियस देखें और 8 पे बेस्ट डिसीजन किया था दैट इज अगेन 8, कि आपने 8 जो है वो ट्रेवल किया था। ठीक। ठीक है। सो 6 + 8 14। इसी तरीके से 5 से 9 का जो डिस्टेंस था दैट वाज 8, जबकि 5 से 9 पे जो 9 के ऊपर बेस्ट वैल्यू पड़ी हुई थी वो हमने प्रीवियस स्टेज से उठा लेनी है विच इज 9। हकीम भाई, ये प्रीवियस स्टेज से 9 कहाँ से, मुझे वहां से दिखा देंगे जरा। जी 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 जी। ये देखिए, हमने बैकवर्ड रिकर्सिव में क्या करना है, अगर मैं इस वक्त इस स्टेज के ऊपर हूँ लाइक 8 और 9 के ऊपर हूँ, जी जी। आपको मेरा रिकर्सिव मूव होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, वो ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे ओ, सर में, वो तो नजर नहीं, कोई बात ओ, नहीं। ओके। सो आप क्या हो कि अगर मैं हूँ स्टेट 8 और 9 के ऊपर, 9 पे। जी ठीक है, जी। सो इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या करेंगे, वन स्टेज टू गो। जी ठीक ठीक है। है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग n इज इक्वल टू 1 मीन वन स्टेज टू गो। वन स्टेज टू गो का क्या मतलब है कि चाहे मैं 8 पे हूँ चाहे मैं 9 पे हूँ, जाना मुझे 10 पे है, तो एक स्टेज के बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। जी ठीक है। अब स्टेट वेरिएबल है 8 जी। और दूसरा है 9, 9 जी। राइट। डिसीजन वेरिएबल आपका क्या है कि जाना मुझे 10 पे है, x1 10 10 आ जाएगा दोनों के लिए। जी सो द ऑप्टिमम डिस्टेंस जो हम ट्रेवल कर रहे हैं 8 to 10 दैट इज 8, जी। और जो 9 to 10 हम ट्रेवल कर रहे हैं दैट इज 9। 9 जी। ठीक है। सो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ऑप्टिमम डिसीजन आ गया फॉर स्टेट 8 और फॉर स्टेट 9। ऑप्टिमम जी डिसीजन क्या है कि 8 से 10 पे जाने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस मैं ट्रेवल करूंगा वो 8 है, और 9 से 10 जी। पे जब मैं मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा वो 9 है। जी। ठीक है। अब मैं मूव करूं टूवर्ड्स द प्रीवियस, लाइक इफ आई एम एट स्टेट वेरिएबल 5 6 और 7 पे अगर मैं हूं, 7। ठीक है, जी तो मेरे पास जो डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है वो ये है कि आइदर आई कैन गो टू स्टेट वेरिएबल 8 और आइदर आई कैन गो टू 9। 9 ठीक। ठीक है। तो अब मेरे जो एस की वैल्यूज होंगी, एस की वैल्यू होगी 5 6 और 7, जी। जबकि जो एक्स वेरिएबल है बी जो डिसीजन वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, 8 और 9। 8 और 9, अच्छा। ठीक है जी, दैट इज दिस ठीक। सेकेंड टेबल। ठीक है। जी जी। ओके। सो अब हमने क्या किया, 5 से 8 पे जाने का जो डिस्टेंस था वो था 6। हेलो। हकीम भाई, आई एम सो सॉरी, पता नहीं आज क्या हो रहा है। चले कोई मसला नहीं, वो मेरे ख्याल में नेट का कोई इशू आ रहा है। ओके। ये क्लियर है कि जी 5 से 8 पे जाने का जो डिस्टेंस था दैट वाज 6, जी जी। और 8 पे जो है उसका हम ऑलरेडी ऑप्टिमम डिसीजन निकाल चुके हैं कि अगर आप नोड 8 के ऊपर हो तो आपको जो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 8 टू रीच द डेस्टिनेशन 10। जी बिल्कुल। ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 6 + 8 इज इक्वल टू ठीक 40। है। ठीक है, हकीम भाई स्क्रीन काइंडली शेयर कर दीजिएगा। ओ ओ। वो खैर मुझे याद थी वैल्यूज जो थी, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ओके। जी क्लियर हो गई, अब आ रही है जी स्क्रीन? जी। जी जी, अब नजर आ रही थी, ठीक हो ओके। गया। सो बेसिकली ये जो टेबल हम डेवलप कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रिकर्सिव फार्मूला। ठीक है। ठीक कि ठीक। हमारे पास ऑप्टिमम डिसीजन एट स्टेज N1 आ चुके हुए हैं,
जी जी और हमने अब इसमें जस्ट डिस्टेंसेस ऐड करने हैं। सो बेसिकली ये जो सेकंड नंबर पे आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, ये वो नंबर्स हैं जो आप प्रीवियस स्टेज से उठा रहे हो। ठीक जी ठीक है। और जो 6, 8, 9, 7, 5, 7, ये वो है जो कि आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम S to X2। लाइक 5 से 8 पे जाने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 6 है, 5 से 9 पे जाने का 8 है, और हम उसमें प्रीवियस ऐड करते जा रहे हैं और उसको हम सम कर रहे हैं। अच्छा जी ठीक जी अब आपने क्या करना है, फ्रॉम एवरी स्टेट, लाइक फ्रॉम स्टेट 5, अब आपने देखना है कि अगर मैं 5 से 8 पे जाता हूं तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है 14, और 5 से 9 पे जा रहा हूं तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है 17। सो जो जी इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका F2 स्टार S हो जाएगा। ठीक ठीक है। और X2 स्टार क्या होगा, अब हम ये देखेंगे कि जो 14 आया वो किस नोड से आया, दैट इज फ्रॉम 8। 8 जी जी इसी तरीके से जो 16 आपके पास आया है वो कौन सी नोड से आया, 9 से। 9 जी और 13 किस नोड से आया, दैट इज कम फ्रॉम 8। 8 जी जी ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि अगर मैं हूं 3 स्टेजेस टू गो, लाइक इफ आई एम अवेलेबल एट स्टेट वेरिएबल 2, 3 और 4। 3 4 जी जी ठीक है। तो अब हमारे पास डिसीजन क्या है कि अगर मैं 2, 3 या 4 पे हूं तो आइदर आई कैन गो टू 5 और 6 और 7। 6 और 7 ठीक जी है। 2 से 5 का जो डिस्टेंस है वो है 4, दैट वाज गिवन, ठीक है प्लस ओके 5 नोड के ऊपर जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन था वो क्या था, 14 14, वो हमने लिख दिया, उनको सम कर दिया। इसी तरीके से 2 से 6 का जो डिस्टेंस था वो था 7, प्लस जी जी 6 के ऊपर ऑप्टिमम डिसीजन क्या था, प्रीवियस स्टेज के ऊपर 16। 16 जी 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 ठीक है। इसी तरीके से हमने 2 से 7 कर लिया और बाकी स्टेट्स के लिए सम अप कर लिया। और आपने रो वाइज अगेन मिनिमम देख लेना है। सो रो वाइज 2 के रो में भी 18 है, सब में 18 18 मिनिमम आ रहा है। जी जी जबकि जो फर्स्ट 18 मिनिमम आ रहा है 2 से किसके ऊपर, दैट इज 5 डिसीजन 5 करना चाहिए, मीन 2 से हमें 5 जाना चाहिए। और अगर हम नोड 3 के ऊपर है तो हमें 7 पे जाना चाहिए। अगर हम जी नोड 4 पे है तो हमें 5 पे जाना चाहिए। ठीक ओके, नाउ वी रीच द लास्ट स्टेज। ओके, मैं चलिए इस वक्त हूँ जी नोड 1 के ऊपर। 1 नोड के नोड ऊपर 1 से नोड 2 के ऊपर जाया जा सकता है, 3 पे, 4 पे, वो मेरे डिसीजन वेरिएबल्स है। जी जी ओके, सो अगर मैं 1 से 2 पे जाता हूँ तो डिस्टेंस मुझे करना पड़ेगा 5, जबकि 2 के ऊपर ऑप्टिमम डिसीजन ऑलरेडी गिवन है विच इज 18। 18 ठीक है। सो वो हमने लिख लिया। इसी तरीके से 1 से 3 का डिस्टेंस है 5, प्लस 3 के ऊपर जो ऑप्टिमम डिसीजन है वो भी 18 है। 18 जी इसी तरीके से 1 से 4 डिस्टेंस करना पड़ रहा है 6, और उस पर भी 18 है। सो मिनिमम ठीक वैल्यू क्या आ गई, 23। ठीक ओके। और जो ऑप्टिमम डिसीजंस आया वो दोनों पे आया, नोड 2 पे भी 23 है और नोड 3 के ऊपर भी 23 है। सो द मिनिमम डिस्टेंस वी हैव टू ट्रेवल इज 23। 23 जी बिल्कुल ओके, अब हमने बेसिकली जो है वो रूट बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन बन रहा है। अच्छा 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गए जी, इट मींस अब मैंने रूट कैसे बनाना है, या तो मैं 1 से 2 की तरफ जा सकता हूँ या मैं 1 से 3 की तरफ जा सकता हूँ। जी ठीक है। अगर मैं 1 से 2 की तरफ जाता हूँ तो 2 से मुझे किधर जाना चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पिछला टेबल हमने बनाया, मीन प्रीवियस जो आइट्रेशन किया है उस पे देखना पड़ेगा कि 2 के लिए बेस्ट डिसीजन क्या था। जी जी ठीक है। सो अगर हम जहां पे n इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, वहां पे जो टेबल बना हुआ है स्टेट 2, उसके लिए डिसीजन वेरिएबल क्या था कि मुझे 2 से कौन सी नोड पे जाना चाहिए, 5 पे। जी जी बिल्कुल ठीक है। ओके, और अगर मैं 5 पे जाना चाहिए तो मैं अब प्रीवियस टेबल पे जाऊंगा और मैं देखूंगा 5 के लिए बेस्ट वैल्यू क्या थी, 5 से कहाँ 8 पे, 8। और मैं अगर फिर प्रीवियस टेबल पे जाऊं 8 से मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, 10 पे।
10 ठीक है जी। सो मेरा पहला पाथ बन गया, दैट इज 1 2 5 8 10। ठीक है ठीक है, और दूसरा मेरे पास पाथ क्या बनता है, वो बनता है 1 से 3। ठीक है जी। जी जी और अगर मैं प्रीवियस टेबल पे जाऊं, 3 पे बेस्ट वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 7। सो 1 से 3, 3 से 7, और उससे प्रीवियस टेबल पे जाऊं, 7 7 से पे क्या, 8 8, और 8 से 10। से 10 जी ठीक है जी। सो दैट्स द ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर अस टू कवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक बिल्कुल ओके, सही हो गया और नीचे हमने जो है वो जनरल रिकर्सिव फार्मूला लगा दिया। अच्छा जी सो सही इस जनरल रिकर्सिव फार्मूला का मतलब ये हो गया, इट मीन अब आपके पास कभी भी कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रूट का प्रॉब्लम आता है, सो यू जस्ट अब कैन अप्लाई दिस रिकर्सिव फार्मूला एंड यू विल गेट द आंसर्स। बाकी में वैसे मुझे समझ आती थी फॉर्मूला में मुझे कंफ्यूजन शुरू हो जाती है आप पूछे, आपको इस फार्मूला के अंदर क्या प्रॉब्लम ये लग रहा है? एफ एन जो एफ एन हो गई है तो ठीक है एस जो हो गई है स्टेट हो गई जी, एक्स एन आपके और पास जो डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, ठीक हो गया जी डी और डिस्टेंस हो गया डी डी एस एक्स एन जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम स्टेट एस टू डिसीजन वेरी डिसीजन ऑल्टरनेटिव एक्स एन। ठीक है ठीक हाँ जी, और एफ स्टार एन माइनस वन एक्स एन है कि जो प्रीवियस स्टेज के ऊपर बेस्ट वैल्यू थी आपके लिए वो। अच्छा अच्छा ठीक हो गया जी ठीक है, क्लियर? जी जी बिल्कुल ठीक हो गया ओके, अब हम जो है वो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करें विच इज कॉल्ड एज रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। अच्छा जी ओके, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम क्या है कि लाइक इफ वी हैव द m नंबर ऑफ रिसोर्सेज, जी जी sorry, we have a single resource, ठीक है, but the total number of m used for n periods mean आपके पास एक सोर्स है और वो उसमें से आप टोटल m यूज कर रहे हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरे पास 100 लेबर आर अवेलेबल है, उनमें से आप डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर कितने लेबर आर यूज कर रहे हो, दैट इज n पीरियड्स। ठीक है, अच्छा जी ठीक सो एक्स आई क्या इंडिकेट कर रहा है कि ईच टाइम पीरियड आई के ऊपर आप कितने जो है वो यूनिट एलोकेट कर रहे हो। अच्छा ठीक है ठीक है, और ऑब्वियसली उस एलोकेशन के अकॉर्डिंगली आइदर यू विल बी गिविंग सम कॉस्ट और आइदर यू विल गेट सम प्रॉफिट। सो यहाँ पे हम प्रॉफिट के सिनेरियो में चल रहे हैं, सो प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटिंग विद जी आई एक्स आई। ठीक है, ठीक है so the question is how we can allocate the resources that the objective is to maximize the total profit over all the time periods। ठीक है ठीक है, ओके, अब रिसोर्स एलोकेशन के प्रॉब्लम के अंदर जो आपका रिकर्सिव फार्मूला बनेगा वो हमेशा ये वाला बन रहा होगा, ये जो लिखा हुआ है एफ आई एस आई इज जी इक्वल टू जी मैक्सिमम ऑफ 0 टू एस आई, मीन जो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू होगी वो 0 से आपके जो मैक्सिमम रिसोर्स अवेलेबल होगा वहां तक उसकी रेंज हो सकती है एक्स आई की। अच्छा ठीक है, मसलन अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 100 घंटे अवेलेबल हैं लेबर के, तो इसका मतलब है मेरे पास 0 से 100 के दरमियान डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जी आई एक्स आई क्या है, दैट इज द प्रॉफिट यू गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है प्लस एफ आई प्लस वन, एस आई माइनस एक्स आई क्या है, दैट इज द डिसीजन वी गेट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, जबकि एस आई माइनस एक्स आई ये है कि आपके पास इस स्टेज के ऊपर कितने रिसोर्स बाकी बच गए हैं। ठीक है जी ओके ओके, सो ये बेसिकली जेनेरिक प्रॉब्लम है और हम इसको एग्जांपल को लेके चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिलायबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, आइडिया ठीक जो है वो जी रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम वाला ही यहाँ पे चल रहा होगा। वो कैसे? ओके, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है वो 4 कंपोनेंट की बेसिस के ऊपर एक सीरीज सिस्टम अवेलेबल है। मीन एक सिस्टम है
जिसके 4 कंपोनेंट है A B C D, ठीक है, और इन चारों कंपोनेंट्स की अपनी एक रिलायबिलिटी है, और इन रिलायबिलिटीज की बेसिस के ऊपर ऑब्वियसली हमारे पास एक सिस्टम की रिलायबिलिटी है। सो आपको पता होगा कि अगर सीरीज के अंदर सिस्टम हो तो उस सिस्टम की रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं, पता है? जी जी जी। हम क्या करते हैं, हम हर कंपोनेंट की जो रिलायबिलिटी होती है उनको दूसरे कंपोनेंट की रिलायबिलिटी से सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, जी। जबकि पैरेलल में क्या किया जाता है? पैरेलल में डिवाइड। नहीं 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 नहीं, पैरेलल में आप क्या करते हो, उस कंपोनेंट की रिलायबिलिटी प्लस आपके जो पैरेलल कंपोनेंट है उसकी रिलायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय फेलियर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स रिलायबिलिटी। अच्छा ठीक है। ठीक है, बट फिलहाल हमारे पास ये जो एग्जांपल है वो है सीरीज कंपोनेंट, और सीरीज सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमेशा जो सिस्टम की रिलायबिलिटी होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सीरीज सिस्टम के अंदर अगर कोई एक कंपोनेंट भी फेल होगा इट मीन पूरे का पूरा सिस्टम फेल हो सारा। जाएगा। जी। ओके, अब हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन ये है कि हम अपने एक तो सिस्टम की रिलायबिलिटी को जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो अच्छा। 4 कंपोनेंट की बेसिस के ऊपर एक सिस्टम लगा हुआ है, हम इस सिस्टम की रिलायबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, बट कंस्ट्रेंट ये है कि हमारे पास जो बजट है वो है 400 रुपीज। और अच्छा। ठीक है, अगर हम अपने सिस्टम के अंदर ए का एक कंपोनेंट लगाते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी है 0.6 कंपोनेंट ए की, जी ठीक है, और कॉस्ट एक कंपोनेंट ए की लगाने की वो है 100 रुपीज। अच्छा जी ठीक। इसी तरह बी का एक कंपोनेंट की कॉस्ट है 80 और उसकी रिलायबिलिटी है 0.7 एंड सो ऑन। ठीक है जी। ठीक है। ओके, अब क्योंकि मुझे अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है तो मेरे पास ऑप्शन है कि या मैं ए के पैरेलल पे एक और, यानी कि ए का एक और कंपोनेंट लगा दूं, मीन ए का कंपोनेंट एक लगाने की बजाय मैं 2 कंपोनेंट्स लगा दूं। ठीक। तो अगर मैं ए का एक कंपोनेंट लगाने की बजाय 2 लगाऊंगा तो इट मीन मेरी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी और मेरी रिलायबिलिटी है 0.7 हो जाएगी। ठीक है, ठीक जी बिल्कुल। लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे कॉस्ट जो बेयर करनी पड़ेगी वो 130 बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है। इसी तरह फॉर बी सी डी, और इसी तरह अगर हम 2 की बजाय 3 लगाते हैं कंपोनेंट ए की तो रिलायबिलिटी तो बढ़ जाएगी 0.8 बट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी 150। ठीक है जी, जी ठीक। प्रॉब्लम समझ आ गया? ठीक। जी जी बिल्कुल। ओके, अब हमने करना ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, बट ऑन द अदर हैंड वी हैव अ लिमिटेड बजट। क्लियर? जी जी बिल्कुल ठीक है। ओके, मैं अगेन बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच अडॉप्ट कर रहा हूँ। सो बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच यूज कर रहा हूँ और टेबुलर अप्रोच यूज कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है जी, सो दैट मीन अगर मैं इसी तरह फॉरवर्ड, सॉरी, इसी तरह फॉरवर्ड भी हम टेबुलर से कर सकते हैं। बिल्कुल फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि जर्नली डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपको बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच ही नजर आएगी, और मोस्टली बुक्स वाले भी बैकवर्ड अप्रोच ही अडॉप्ट करते हैं, और बैकवर्ड अप्रोच ज्यादा बेटर है कंपेयर टू फॉरवर्ड। और टेबुलर से ही करते हैं, और हम टेबुलर के बगैर भी कर सकते हैं। बिल्कुल टेबुलर के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा टेबुलर मेथड जो है वो एक तो इजी है कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स, और जनरली ये कहा जाता है कि अगर आप जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स को डील कर रहे हो, डिस्क्रीट नंबर्स को डील कर रहे हो, सो यू शुड ऑलवेज अप्लाई टेबुलर अप्रोच। ठीक है। ठीक है, और अगर कॉन्टिन्यूस है तो फिर आप बेशक उसको मैथमेटिकली भी चला सकते हो। ठीक है, ओके। अब जब मैं बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच अप्लाई कर रहा हूं तो इट मीन इस वक्त मैं कह रहा हूं कि सपोज मेरे पास ओनली 1 कंपोनेंट है दैट इज डी। ठीक है, ओके, सो मेरे पास ये सिस्टम आ गया
अब मेरे पास स्टेज के दैट इज द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट डी, कंपोनेंट सी, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए। ठीक। और मेरा जो स्टेट है दैट इज हाउ मच मनी आई स्पेंड एट ईच फॉर ईच कंपोनेंट। ठीक है। जी और जो मैं लेके चल रहा हूँ बेसिकली कि हर स्टेट के ऊपर मेरे पास वो पैसे कितने अवेलेबल होंगे। ठीक। ओके। और डिसीजन वेरिएबल ये होगा कि हम उन कंपोनेंट के ऊपर कितने पैसे स्पेंड कर रहे होंगे। और ठीक। ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वी वांट टू मैक्सिमाइज द रिलायबिलिटी। तो ठीक। ठीक है। सो अब ये याद रखिएगा कि आपने जिस तरीके से अपनी स्टेट वेरिएबल्स और डिसीजन वेरिएबल्स को डिफाइन किया होगा, आपका प्रॉब्लम उसी के अकॉर्डिंगली चल रहा होगा। सो इन दिस प्रॉब्लम we decided the stages will be the components, state would be जी the amount available, ठीक है, for that particular components or you can say for stage। जी जी decision variable के how much money we spend for each component। ठीक है। ठीक जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपनी रिलायबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। ओके। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं हूं एट स्टेज डी पे। स्टेज डी मीन वन स्टेज टू गो, n इज इक्वल टू 1 है। ठीक। ठीक है। मेरे पास पैसे कितने हैं, 400 रुपए। जी ठीक है। सो अब देखा जाए तो मुझे 0 से लेके 400 के दरमियान मेरे डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है। मीन मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ 0 से 400 के दरमियान। जी ठीक है। बट अगर क्योंकि मुझे कंपोनेंट डी एक मिनिमम, अगर एटलीस्ट एक कंपोनेंट डी मुझे बाय करना है, ठीक है, जी तो मुझे मिनिमम कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? मिनिमम आपको 60 रुपीज। सो इसका मतलब है 0 से 59 को जो है वो अपने प्रॉब्लम में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 59 तक मैं कुछ कोई कंपोनेंट बाय नहीं कर सकता। सो द मिनिमम रुपीज आई नीडेड विच इज द 60। ठीक। ठीक है। जी सो इसलिए मेरा जो स्टेट वेरिएबल होगा वो क्या होगा, द मिनिमम आई विल स्टार्ट फ्रॉम 60। जी ठीक। ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन दिस कि फॉर एटलीस्ट वन कंपोनेंट ऑफ डी वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ 60 रादर देन 0। ठीक जी ठीक है जी। ओके। अब अगर मुझे क्योंकि मैं हूँ स्टेज नंबर लास्ट स्टेज के ऊपर हूँ, दैट इज n इज इक्वल टू 1, वन स्टेज टू गो पे हूँ, तो मुझे अगर दो कंपोनेंट ऑफ डी लेने हैं तो मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, 70 रुपए। 70 जी बिल्कुल। सो इसका मतलब है अगर 60 से 69 के दरमियान है तो मैं दूसरा कंपोनेंट नहीं ले सकूंगा। 60 से 69 के दरमियान मेरे कंपोनेंट की रिलायबिलिटी 0.8 ही रहेगी। बिल्कुल। ठीक है। जबकि 70 जैसे ही होते हैं, 70 से 74 के दरमियान मेरे कंपोनेंट की रिलायबिलिटी में बढ़ा सकता हूँ 0.85। जी बिल्कुल। और 75 से 79 के दरमियान मैं 3 कंपोनेंट ले सकता हूँ डी के। जी 0.88 बिल्कुल। जबकि 80 से ऑनवर्ड में ले सकता हूँ 4 कंपोनेंट। ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अब वो हमने कर लिया, 80 तक आ गया। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे लिखा है 145। ये कैसे आया? ऑब्वियसली जब मैं डी पे पहुंचा हूं तो मेरा जो सिस्टम है वो किसके ऊपर डिपेंड करे, इन 4 कंपोनेंट्स पे, ए बी सी डी। जी जी। सो जी दैट में 145 कैसे आ गया? वो मैं अभी बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर हम स्टेज डी के ऊपर है, ठीक है, जी जी और हमारा जो पूरे का पूरा सिस्टम बनाने के लिए हमें चारों के चारों कंपोनेंट्स चाहिए, ए बी सी डी, राइट। जी जी। और अगर हम इस वक्त, क्योंकि हम इस वक्त डिसाइड कर रहे हैं फॉर कंपोनेंट डी के, कंपोनेंट डी के कितने एलिमेंट्स हम या कंपोनेंट्स रखें, लेकिन मिनिमम ए बी सी का एक एक कंपोनेंट तो लाजमी होना चाहिए टू कंप्लीट द एंटायर सिस्टम। जी बिल्कुल। ठीक है। सो मिनिमम एक कंपोनेंट ए के लिए कितने पैसे में खर्च करने पड़ेंगे, 100। जी। और मिनिमम एक कंपोनेंट बी के लिए हमें खर्च करने पड़ेंगे 80 रुपीज।
और मिनिमम एक कंपोनेंट बाय करने के लिए सी के लिए 75। सो 100 प्लस 80 प्लस 75 टोटल कितना हो गया 255। 255 सो 400 माइनस 255 कितना बचा 145। 155 और लेकिन मिनिमम हमें एक कंपोनेंट डी का भी तो चाहिए होगा। क्या कह रहे हो? मैंने कहा मिनिमम हकीम भाई एक कंपोनेंट डी का भी तो हमें ऐड करना होगा। नहीं 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 नहीं, वो डी के ऊपर तो आप हो ना, डी के तो आप 4 बाय 80 रुपीज थे। आप कह रहे हो कि 80 से 145 के दरमियान अगर आपके पास पैसे हुए ए बी सी के लेने के बाद, तो आप 4 कंपोनेंट डी के बाय कर सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम डी पे तो ऑलरेडी हैं, बिल्कुल डी के ऊपर उसके 4 कंपोनेंट्स पर। बिल्कुल हम बैकवर्ड चल रहे हैं ना। जी जी ठीक है, इज इट क्लियर? जी क्लियर। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 60 से 69 के दरमियान पैसे हैं, तो मैं एक कंपोनेंट ऑफ डी यूज ले सकता हूं, और मेरे जो सिस्टम की रिलायबिलिटी होगी वो होगी 0.8, और मेरा ऑप्टिमम डिसीजन क्या होगा 1। अगर मेरे पास पैसे हैं 70 से 74, तो मैं 2 कंपोनेंट्स ऑफ डी ले सकता हूं, और मेरे पास जो सिस्टम की रिलायबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0.85, जो कि मुझे गिवन है। ठीक है, और अगर मेरे पास 75 से 79 के दरमियान है, तो सिस्टम की कंपोनेंट की रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी 0.88। और अगर मेरे पास 80 से 145 के दरमियान है, तो रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी 0.9। ठीक है जी, अच्छा ये 0.9 वो फाइनल स्टेट्स इसका। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें ये गिवन है ना, ये वाला टेबल। ये ठीक है ठीक है ठीक है। कि भाई एक बार ये लास्ट पॉइंट फिर एक्सप्लेन कर देंगे आप मुझे, ये 80 से 145 पर। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 80 का तो समझ आ गया ना, 80 कैसे आया? जी जी ओके, 145 कैसे आया? कि हम ये कह रहे हैं कि राइट नाउ वी आर एट द लास्ट स्टेज, क्योंकि हम बैकवर्ड चल रहे हैं। अच्छा, अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें डी के कितने कंपोनेंट इस सिस्टम के अंदर रखने चाहिए, कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकें। अच्छा, जबकि पूरे का पूरा सिस्टम के लिए हमें ए बी सी के मिनिमम एक एक कंपोनेंट तो लाजमन चाहिए जी। बट राइट नाउ वी आर डिसाइडिंग हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ डी वी नीडेड। ओके, so that means that is based on how much money right now we have. जी. Okay, so for at least one component of A and for one component of B and one component of C, we need 255 rupees, because for one component of A we need 100 rupees, for one component of B we need 80 rupees, for one component of C we need 75. जी. So that become 255. So if we subtract from the total amount, which is S, ठीक है जी, जी. S में से अगर हम माइनस कर दें किसको 255 को, so what we are getting 145. 141. So अब ये जो लास्ट लाइन है, ये 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए बी सी और 4 कंपोनेंट्स ऑफ डी हो जाएगा. Yes. So 4 यूनिट्स. बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि ये जो अभी हम कर रहे हैं, तो हम ये अज्यूम करें कि हमारे सिस्टम के अंदर एक कंपोनेंट ए का लगा हुआ है, एक बी का लगा हुआ है, एक सी का लगा हुआ है, और डी के 4 लगे हुए हैं। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ 80 से 145 के दरमियान। ठीक है जी. ओके, नाउ वी आर मूव टू कंपोनेंट सी। मीन अब हम कहते हैं कि 2 stages to go. ठीक है, ठीक है, 2 stages to go का मतलब ये है कि एक एटलीस्ट कंपोनेंट ऑफ ए और बी हमने लगा ली है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि सी के कितने लगाए हम पैरेलली। ठीक है, बेस्ड और गिवन दैट कि वी हैव द ऑप्टिमम डिसीजन फॉर डी। ठीक है जी. ओके, सो
जो रिलेशनशिप है बेसिकली जो ऑप्टिमम हम कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन दिस है. इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. लाइक फॉर डी स्टेज के लिए F1 S X D का मतलब ये है कि F1 मीन राइट नाउ वी आर स्टेज 1. स्टेज 1 का मतलब है वन स्टेज टू गो, दैट इज बेसिकली फ्रॉम द बैकवर्ड. ठीक है. राइट नाउ वी हैव एट स्टेट S. S यहाँ पे क्या है, दैट इज द अमाउंट अवेलेबल, कि कितने पैसे आपके पास है. ठीक है. XD का मतलब ये है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स of D we should incorporate for our system. ठीक है. जी ठीक. So the output is the reliability, कि we want to maximize the reliability. जी ठीक. ठीक है. So उसी को हमने ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया कि हम इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं. सब्जेक्ट टू जो कंस्ट्रेंट है वो ये है कि हमारे पास जो है वो हर एक कंपोनेंट D XD के हर एक कंपोनेंट ऑफ D को लेने के लिए हमारे पास कुछ कॉस्ट आ रही है, विच इज C. दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए S. S क्या है, दैट इज अ स्टेट वेरिएबल. स्टेट क्या है, स्टेट इंडिकेट कर रहा है हाउ मच मनी यू हैव राइट नाउ. ओके. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हेन वी हैव द टू स्टेजेस टू गो. ओके, टू स्टेजेस टू गो का मतलब ये है कि राइट नाउ वी आर एट अ कंपोनेंट C. ठीक है. एंड वी विल अज्यूम कि हमने एक कंपोनेंट A का मिनिमम और एक कंपोनेंट B का लगा चुके हैं. अब हमने ये डिसाइड करना है कि हम कितने कंपोनेंट C के लगाएं गिवन दैट कि हमारे पास D के डिसीजन ऑप्टिमम अवेलेबल है. ठीक. ओके. सो अब हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 135. 135 कैसे आया कि हमने मिनिमम एक कंपोनेंट C और मिनिमम एक कंपोनेंट ऑफ D लगाना है. ठीक है. तो मिनिमम एक कंपोनेंट ऑफ C और मिनिमम एक कंपोनेंट ऑफ D लगाने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? एक कंपोनेंट ऑफ D के लिए चाहिए 60 और एक कंपोनेंट ऑफ C के लिए चाहिए 75. सो टोटल कितना हो गया? 135. सो दैट मीन मिनिमम हमें जो पैसे चाहिए हैं वो 135 चाहिए. ओके, फॉर वन कंपोनेंट ऑफ C, फॉर वन कंपोनेंट ऑफ D. सो दैट्स व्हाई वी राइट नाउ वी विल स्टार्ट विद 135. ठीक है जी. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ये अब हम मूव करें टूवर्ड्स 139. ओके, ये क्या कर सकते हो कि अगर मेरे पास जो है क्योंकि ये हुआ था 60 प्लस 75 135. सो C का एक और कंपोनेंट है विच इज 80. सो इट मीन 130 से लेके अब अगर मैं मिनिमम जो है वो 60 प्लस 80 वो कितना बनेगा? 140. जी. ठीक है. सो इसका मतलब है 135 से लेके अगर 139 तक है तो मैं C का दूसरा कंपोनेंट बाय नहीं कर सकता. अच्छा ठीक जी. ठीक है. सो मेरे पास अगर मिनिमम 140 होंगे तो मैं C का दूसरा कंपोनेंट ले सकूंगा. सही. ठीक है. इसी तरीके से 60 जमा 85 वो कितना बन जाएगा? 145. सो अगर मेरे पास 141 से लेके 144 तक अगर है पैसे तो जो है वो मैं तीसरा कंपोनेंट C का नहीं ले सकता. बट जैसे ही 145 होंगे तो मैं तीसरा कंपोनेंट C का बाय कर सकता हूँ. सही जी. ठीक है. सो उसकी बेसिस के ऊपर हमने ये टेबल डेवलप कर लिया. ठीक. क्लियर? ओके, अब हम एज जो है वो मूव करते गए. अब ये 220 कहाँ से आया? 220 आया कि एटलीस्ट ए कंपोनेंट A और एटलीस्ट एक कंपोनेंट ऑफ B जो है वो हमने लगा लिया हुआ है. सो एक कंपोनेंट A के लिए 100 और एक कंपोनेंट B के लिए 80. सही. ठीक है. सो वो हमने लगा लिया. सो 400 माइनस 180 क्या आ जाएगा? 220. ठीक है. वो वहां तक हमने जाना है. ओके, और डिसीजन वेरिएबल्स हमारे पास क्या है कि हम
कंपोनेंट सी का एक भी लगा सकते हैं, हम सी के 2 कंपोनेंट भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं और 4 भी लगा सकते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास जो रेंज है 135 से 139 रुपए के दरमियान अगर मेरे पास पैसे अवेलेबल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक कंपोनेंट सी का लगा सकता हूं जी। ठीक है। अगर मैंने एक कंपोनेंट सी का लगाया तो एक कंपोनेंट सी कितने का है जी? एक कंपोनेंट सी है 75 रुपीज का, 75 जी। और 135 में से अगर मैं 75 माइनस करूं तो कितने आएंगे? 60 रुपए। 60। तो इट मीन मैं एक कंपोनेंट डी का लगा सकूंगा, ठीक है जी। और उसकी रिलायबिलिटी के 0.8। 0.8 जी बिल्कुल। सो अब सीरीज सिस्टम है तो सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.8। 0.8 जी बिल्कुल। सो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.56। सही। ठीक है। अब मैं दो कंपोनेंट सी के कभी भी बाय नहीं कर सकता, गिवन के मेरे पास अगर 135 से 139 रुपए है। वो कैसे? अगर मैंने एक कंपोनेंट डी का बाय किया हुआ है, सपोज मेरे पास 135 से 139 के दरमियान पैसे बाकी हैं, ठीक है, और मैंने एक कंपोनेंट डी का बाय किया हुआ है विच इज 60, ठीक है, तो मेरे पास जो पैसे बचेंगे वो बचेंगे 79 रुपीज। जी। ठीक है। सो 79 का मैं एक ही कंपोनेंट ले सकता हूँ विच इज सी का 75। 80 के लिए इट मीन मेरे पास मिनिमम 140 रुपीज होने चाहिए। जी। ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि हम ना ही कंपोनेंट सी के 2, 3, 4 ये एम्प्टी रहेंगे, इनकी रिलायबिलिटी नहीं निकाल सकते। अगर मेरे पास 135 से 139 के दरमियान पैसे हैं तो मैं मैक्सिमम सी का एक कंपोनेंट बाय कर सकता हूँ। जी। ठीक है। सही। और जो यहाँ पे अब इसकी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही वैल्यू है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 0.56। और एक्सी स्टार का क्या मतलब आ गया कि वी विल गोइंग टू बाय वन कंपोनेंट। सही। ठीक है। ठीक। ओके। अब हमारे पास क्या आ गया? राइट नाउ वी हैव कि मेरे पास अब 140 से 144 रुपए के दरमियान अगर पैसे हैं तो, ठीक है। सो क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं कि मैं एक कंपोनेंट सी का ले लूं, ठीक है, विच हैज द रिलायबिलिटी 0.7, और मैं एक कंपोनेंट जो है वो डी का ले लूं। जी जी। ठीक है, विच इज 0.8। सही। ठीक है। सॉरी, अगर मेरे पास जो है वो 140 रुपए है तो मैं दो कंपोनेंट डी के ले लूं। जी। ठीक है। और मैं जो है वो एक कंपोनेंट जो है वो ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया। राइट नाउ इस वन का मतलब ये है कि एक कंपोनेंट सी का, ठीक है, 0.7 आ गया, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास एक कंपोनेंट सी का लेने के बाद जो पैसे बचेंगे सी के थे 75। सो 140 में से 145 में से 75 गए, तो बाकी आपके पास जो बचे, तो इट मीन मैं एक कंपोनेंट डी का ले सकता हूँ विच इज 0.8। समझ आई? ठीक है। जी जी। मैं ओके। सो आपके पास क्या आ गया? द रिलायबिलिटी इज 0.56। ओके। अब अगर मेरे पास 140 है, इट मीन मैं दो कंपोनेंट सी के ले सकता हूँ 0.8। ठीक है, ये मेरे पास दो कंपोनेंट में सी के ले सकता हूँ विच इज 0.8, और मेरे पास पैसे कितने खर्च हो जाएंगे? 80 रुपीज। सो 140 माइनस 80 कितने बचेंगे? 60। तो इट मीन मैं एक कंपोनेंट डी का फिर भी बाय कर सकता हूँ विच इज 0.8। ठीक है। सो इट मीन अब ये क्या आ जाएगा? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 0.64। सो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सिस्टम के अंदर मैं दो कंपोनेंट सी के लगाऊंगा, और एक कंपोनेंट डी का होगा, एक ए का होगा, एक बी का होगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रिलायबिलिटी आ रही है वो आ रही है 0.64, और सी के मैं दो कंपोनेंट लगा रहा हूँ। ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पैसे हैं 155 से लेके 159 के दरमियान, जी जी, सपोज, ठीक है, अगर मेरे पास 155 से 159 के दरमियान है
तो मैं एक कंपोनेंट अगर ए का बाय कर रहा हूँ, सॉरी सी का बाय कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक कंपोनेंट सी का बाय कर रहा हूँ विच इज 0.7, जी ठीक है, सो 155 में से पैसे कितने के चले गए, 75, सो 155 माइनस 75, तो बाकी कितने बचे, 80, जी ठीक है, सो इट मीन मैं 4 कंपोनेंट जो है वो दी के खरीद सकता हूँ। ठीक तो मेरे पास रिलायबिलिटी क्या आएगी, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ठीक ठीक है, सो वो आपके पास जो है वो ये आ जाएगी 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ठीक हो ठीक है। गया। अगर मेरे पास 155 से 159 के दरमियान पैसे हैं और मैंने ये डिसाइड किया मैं 2 कंपोनेंट सी के लूंगा, सो 2 कंपोनेंट सी के अगर मैं लेता हूं तो इट मीन मेरे पास जो रिलायबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0.8, लेकिन मैं 80 रुपीज खर्च करूंगा, सो 155 माइनस 80 वो कितना बच गया, 75, 75 जी सो इट मीन मैं 3 कंपोनेंट डी के फिर बाय कर सकता हूँ विद द रिलायबिलिटी 0.88। ठीक तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.88, तो आपके पास जो सिस्टम की रिलायबिलिटी आ जाएगी दैट इज 0.704, ठीक ठीक है। इसी तरीके से 3 जी 4 और आपने बाकी टेबल बना लेना है, अच्छा सही ठीक हो है, गया। ओके। और आप क्या करोगे, रो वाइज जो मैक्सिमम रिलायबिलिटी है वो हमने लिख लेनी है और किस ऑल्टरनेटिव के अगेंस्ट है वो हमने लिख लेनी है। जैसे 0.8075 कब है कि अगर हम 4 कंपोनेंट सी के लें, 4 जी बिल्कुल अगर 0.765 क्या है मैक्सिमम के अगर हम 3 कंपोनेंट सी के लें, जी ठीक है जी, ठीक ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स बी, के जी जी n इज इक्वल टू 3, दैट मीन 3 स्टेजेस टू गो, ओके, के इट्स का मतलब ये है कि वी गॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन दैट हाउ मेनी कंपोनेंट वी शुड यूज फॉर सी, ठीक है now we want to decide how many components of b we should select, जी ठीक है, गिवन दैट वी हैव द 400 इज द बजट और हम अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ओके। सो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट अब क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करने के लिए अगेन के मेरे पास एटलीस्ट 1 कंपोनेंट ऑफ बी सी डी तो लगेगा लगेगा, ठीक सो इट मीन बिल्कुल ए कंपोनेंट बी के लिए, ए कंपोनेंट सी के लिए, ए कंपोनेंट डी के लिए हमने उनके पैसों को जब जमा करते हैं 80 60 75, तो हमारे पास आ गया 215, जी इट मीन हमें एक कंपोनेंट बी और एक सी और एक डी के लिए मिनिमम 215 तो खर्च करने पड़ेंगे, जी जी ठीक है जी। सो अब हमने रेंज डिफाइन करनी है, अगेन उसी तरीके से हमने जो है वो रेंज डिफाइन कर ली कि जब 215 से जब तक 220, लाइक अब मेरे पास ठीक क्या है जी 215, 215 का मतलब ये है कि 80 जमा 75 जमा 60 मीन एक कंपोनेंट बी, एक कंपोनेंट सी और एक कंपोनेंट डी, ओके। जी ठीक अब 215 से मैं कहां पे जाऊं कि मैं जो है वो अदर जो है वो कंपोनेंट जो है वो बाय कर सकता हूँ, सो वही अगेन हमें 5 का डिफरेंस रखना पड़ेगा क्योंकि पैसों में जो है वो 5 का डिफरेंस चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि अगर हम 70 से 75 पे आते हैं तो वो हमने बेसिकली रेंजेस डिफाइन कर ली, ठीक है डिफरेंस वही 5 वही बिल्कुल चलेगा बिल्कुल वही चला के, ओके। अगेन हमने वही टेबल अब डेवलप करना है कि अगर अब मैं पूरे का पूरा नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको ले रहा हूँ ये, जी जी हेलो जी 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 मैं सुन रही हूँ। जी, ओके, मैं आपको लास्ट की एग्जांपल देता हूँ, स्क्रीन शेयर हो गई है, जी जी शेयर ओके। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास है जी 275, जी ठीक है, अगर मेरे पास 275 रुपए हैं और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक कंपोनेंट बी का लूंगा, तो एक कंपोनेंट अगर मैं बी का लूंगा तो विच इज 0.7, ये सॉरी ये बेसिकली पॉइंट 0.7 है, ठीक
ये भी 0.7 है, ये भी 0.7 है, and this is also ये 0.7. ठीक है जी जी ओके. सो अब हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास 275 है तो ए कंपोनेंट सी के लिए मेरे पास जो रिलायबिलिटी है विच इज 0.7, सॉरी बी के लिए बी के लिए ए कंपोनेंट के लिए जो रिलायबिलिटी है विच इज 0.7. ठीक है जी, क्लियर. जी और ए कंपोनेंट बी जी बाय जी करने के लिए मुझे जो पैसे चाहिए वो चाहिए 80 रुपए. सो 275 माइनस 80 तो बाकी 80 कितने बच गए? बाकी कितने बच गए? 275 माइनस 80 195. जी ठीक है, तो हम क्या जी करेंगे, अब हम प्रीवियस स्टेज के ऊपर जाएंगे. प्रीवियस स्टेज में देखेंगे कि 195 कहाँ पे लाई कर रहा है. दैट इज लाइंग बिटवीन 170 220 सॉरी. और इनकी रिलायबिलिटी कितनी है? दैट इज 0.855. ठीक है जी. जी So, वो हमने 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.855 कर दिया. जी जी ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास 275 है तो मैंने दो कंपोनेंट बी के बाय किए. ठीक है, जी अगर मैं दो कंपोनेंट बी के बाय करता हूं तो रिलायबिलिटी है मेरे पास 0.75. ठीक है, और मैं 100 रुपए अगर खर्च करता हूँ, सो 275 में से 100 क्या है? 175. तो 175 प्रीवियस स्टेज पे कहां पे लाई कर है? अगेन बिटवीन दिस. सो अगेन रिलायबिलिटी के बेस्ट 0.855. ठीक ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक कर लोगे? जी जी मैं समझ गया ठीक है, बिल्कुल उसी के दरमियान ही बिल्कुल. तो और साथ में हम साथ में मेंशन करते गए कि हमारे पास ये डिसीजन जो मैक्सिमम रिलायबिलिटी आ रही है वो कौन से कौन से आ रही है. सो इस 2 का ठीक मतलब ये है कि हम कंपोनेंट बी के दो कंपोनेंट्स जो है वो बाय करेंगे. ठीक एंड वी कंटिन्यू टिल 300 तक. क्यों कहे? क्योंकि एटलीस्ट हमें ए कंपोनेंट ए का तो चाहिए. तो 400 माइनस ए कंपोनेंट ए का जो मिनिमम आ रहा है वो 100 रुपए का आ रहा है. तो 400 जी माइनस जी 100 इज 300. ठीक है, ठीक और वहां से हमने उसकी भी रिलायबिलिटीज कैलकुलेट कर ली. ठीक क्लियर? ठीक ओके, जी जी अब हम क्या करते हैं, अब हम नाउ वी आर शिफ्टेड टुवर्ड्स एट स्टेज 4, मीन 4 stages to go, like we are at component A. ओके, अगर मैं कंपोनेंट ए के ऊपर हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 400 के 400 रुपए भी मौजूद है. मैंने भी कोई कंपोनेंट बाय नहीं किया. सही ठीक है, अगर मैं एक कंपोनेंट ए का बाय करता हूं, एक कंपोनेंट ए का बाय करने पे हमारे पास पैसे कितने लग रहे थे? 300 रुपए, सॉरी 100 रुपया. और रिलायबिलिटी क्या थी? 0.6. सो 0.6 मल्टीप्लाई बाय, अब हम करेंगे क्या? 400 में से 100 माइनस करेंगे 300. 300 के अगेंस्ट आपकी ऑप्टिमम वैल्यू क्या? 0.866, सॉरी 0.686. सो वो हमने लिखा और उनको मल्टीप्लाई कर दिया. 400 में 100 क्यों माइनस करनी है? क्योंकि आप एक कंपोनेंट ए का ले रहे हो ना. जी 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 ठीक है ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम दो कंपोनेंट ए के ले रहे हैं और दो कंपोनेंट ए लेने के पैसे कितने लग रहे हैं हमारे पास? दो कंपोनेंट ए लेने के 130 रुपए. ठीक ठीक है, तो इसका मतलब है दो कंपोनेंट की रिलायबिलिटी क्या थी? दैट इज 0.7 ठीक मल्टीप्लाई बाय, और दो कंपोनेंट ए लेने के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो लग रहे हैं 130. सो 400 माइनस 130 कितने बच गए? 270. ठीक है, सो 270 प्रीवियस टेबल में देखो और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी के 0.64125. ठीक जी जी ठीक है, सो हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया 0.7 को. आज पता नहीं क्या हो रहा है. सॉरी हकीम भाई पता नहीं नहीं क्या प्रॉब्लम. नहीं कोई बात नहीं. ओके, ये लास्ट वाला क्लियर हो गया. जी जी क्लियर हो गया बिल्कुल. ओके, अब अगर हम देखें जो हमारे पास जो ऑप्टिमम डिसीजन आ रहा है वो कंपोनेंट ए के 3 और कंपोनेंट ए के 4 के अगेंस्ट रिलायबिलिटी सेम आ रही है 0.4788. जी जी ठीक है,
और हमारे पास इट मीन जो डिसीजन है वो आइदर वी कैन बाय कंपोनेंट ए के 3 कंपोनेंट बाय कर सकते हैं या 4 बाय कर सकते हैं। 4 ओके, ठीक। अब हमने बेसिकली फाइनल ये करना है, क्योंकि ये हमने स्टेजेस पे डिसीजन कर लिया। अब हमने ये डिसाइड करना है कि 4 कंपोनेंट का, ए बी सी का, कितने कंपोनेंट ए के हम बाय करें, कितने बी के बाय करें, कितने सी के, कितने डी के, कि हमारे सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो मैक्सिमम। ओके, जी सो हमारे जो सिस्टम की जो मैक्सिमम रिलायबिलिटी होगी वो होगी 0.4788। जी ठीक है, सो इतनी सिस्टम की रिलायबिलिटी हासिल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? वी हैव अगेन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक। ओके, अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कंपोनेंट ए के 3 एलिमेंट्स मीन 3 कंपोनेंट्स हमने बाय करने हैं। जी ठीक है, तो हमारे पास टोटल बजट कितना है? 400। सो 400 में से कंपोनेंट ए के अगर हम 3 कंपोनेंट बाय करते हैं तो हम पैसे, इसका मतलब है खर्च कर रहे हैं 150। जी जी सो 400 माइनस 150 कितने बच गए? 250। ठीक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब हम उस स्टेज की प्रीवियस टेबल पे आएंगे। लाइक हम इस पे थे, सो 400 में से 150 के 250, तो हम प्रीवियस टेबल यानी कि इस आइट्रेशन जब 3 स्टेजेस टू गो उसमें आएंगे। 250 कहाँ पे है? यहाँ में। ठीक। जी 250 के अगेंस्ट बेस्ट वैल्यू क्या है? दैट इज 1। इसका मतलब 1 है कि हम कंपोनेंट बी का एक कंपोनेंट बाय करें। ठीक। ठीक है, एक कंपोनेंट बी का जो है वो कंपोनेंट बाय करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो लगते हैं 80 रुपए। जी जी ठीक है, बाकी कितने बचे थे? 250। 250 माइनस 80 कितने बच गए? 170। 170 जी ठीक। ठीक है, अब हम 2 स्टेजेस टू गो मीन उससे प्रीवियस वाले टेबल पे आएंगे। सो हम देखेंगे कि 170 के अगेंस्ट क्या है? दैट इज कि हम कंपोनेंट सी के 4 कंपोनेंट बाय करेंगे। जी जी ठीक है, सो अगर हम कंपोनेंट सी के 4 कंपोनेंट बाय करते हैं तो कंपोनेंट सी के 4 कंपोनेंट बाय करने के लिए पैसे खर्च होंगे 90। तो 170 माइनस 90 कितना बच गया? 80। 80 ओके जी ठीक। ठीक है, तो बाकी कितने बच गए? 80। तो इट मीन हम कंपोनेंट डी के कितने बाय करेंगे? वो भी 4। 4 बिल्कुल। सो हमारे पास आंसर आ गया जी इन द एंड कि हम कंपोनेंट 3 के ए के 3, बी के 1, सी के 4 और डी के 4 अगर बाय करें तो हमारे जो सिस्टम की टोटल रिलायबिलिटी होगी वो होगी 0.4788। ठीक ठीक है, बिल्कुल। बट अगर आप ये डिसाइड करते हो कि सेम रिलायबिलिटी हासिल करने के लिए यू कैन बाय कंपोनेंट एज 4। जी ठीक है, तो अगेन उसी तरीके से कि अगर मैं कंपोनेंट ए के 4 बाय करता हूं तो 4 बाय करने के लिए 170 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सो इसका मतलब ये है कि 400 माइनस 170 बाकी बच गया 230। सो 230 के अगेंस्ट अगर हम देखें तो है एक कंपोनेंट बी। और एक कंपोनेंट बी के ऊपर जो पैसे लग रहे हैं वो लग रहे हैं 80। सो 270 माइनस जी 80 जी बाकी बच गया 190। ओके, उसके लिए फिर हम वापस आते हैं 190 के अगेंस्ट हम देखते हैं अगेन दैट इज सी के हम करेंगे 4। सो जी। सी के 4 के लिए हेलो। जी 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 स्क्रीन शेयर हुई? जी 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 ये क्लियर हुई एग्जांपल? जी जी ये क्लियर हो गया बिल्कुल। ओके, सो बेसिकली इस एग्जांपल को करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी। ठीक जी है, ठीक। सो क्योंकि यहाँ पे रिलायबिलिटी की हम एग्जांपल कर रहे थे इसलिए हम रिलायबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे थे जो प्रीवियस ऑप्टिमम रिलायबिलिटी थी, बट बेस्ड ऑन द बजट। और वो बजट हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास इस स्टेट के ऊपर कितने टोटल पैसे बचे हुए हैं, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट करें विद एस माइनस सी एक्स ए या सी एक्स बी या सी एक्स सी। ठीक ठीक है, इज इट क्लियर?
जी ये क्लियर हो गया कि मैं पूछना चाहता, जो जैसे हमने शुरू में मैथमेटिकल फॉर्म से फॉरवर्ड रिकर्सिव किया, उसी में हम बैकवर्ड रिकर्सिव भी कर सकते हैं। जी 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 जी। ठीक है, उसका भी वही सेम मेथड, नोट से पीछे जाएंगे हम। बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन मैं वही बता ठीक। रहा हूँ, डोंट फोकस ऑन द फॉरवर्ड रिकर्सिव अप्रोच, अच्छा। ऑलवेज ठीक। फोकस ऑन द बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच। एंड हाँ वो टेबुलर फॉर्म से ये ठीक है। हाँ, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप टेबल के जरिए करो, आप मैथमेटिकली भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, बट जनरली जनरली मैं कह रहा हूँ कि पीपल यूज बैकवर्ड रिकर्सिव। बैकवर्ड, क्योंकि हमने बैकवर्ड रिकर्सिव अभी तक हमने टेबुलर फॉर्म से अभी दोनों एग्जांपल्स लिखी जी हैं। जी जी जी। ठीक है, ठीक। आई थिंक सो काफी है, अगर कहते हो तो मैं आगे भी चलता हूँ। हाँ नहीं अभी भाई काफी है ये जी। काफी है। इस आप ना जी काइंडली इस एग्जांपल को, जो स्पेशली रिलायबिलिटी वाली एग्जांपल है ना, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट रूट वाली है वो तो बहुत सिंपल है। जी वो तो जो ठीक जो है। रिलायबिलिटी वाली है ना, काइंडली इसको आप एक दफा अपने हाथ से जरूर गुजार लेना, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया ना तो इट मीन आपको डायनामिक की काफी मेजर पार्ट कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। ठीक है, मैं आज ही करता हूँ इंशाल्लाह हाँ, इसको। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम इसी डायनामिक को कंटिन्यू रखेंगे। तो एक तो मेरा प्लान है आपको ये इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम करवाने का, सही। एक ये इंशाल्लाह हम प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल वाला प्रॉब्लम करेंगे जो आपको मेरे हल करवाया भी है उन्होंने। अ, अच्छा सही। फिर मैं आपको ये वाला करवाऊंगा कि अगर हमने कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स को डील करना है तो वो हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, ठीक। मीन बेसिकली हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हम इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डायनामिक प्रोग्रामिंग के जरिए सॉल्व करेंगे। ठीक ओके। ठीक है, चलो। और इन द एंड मैं आपको फिर ये टच दे दूंगा कि प्रोबेबिलिस्टिक को आप प्रॉब्लम्स। कैसे कैसे करोगे। ठीक है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस पर आज प्रैक्टिस करता हूँ। चले मैं ये स्लाइड्स जो है वो रख देता हूँ। ठीक है, स्लाइड और लेक्चर आप रख देना, इंशाल्लाह इसको आज ही करता हूँ। जी जी।